So we'll start with this illustration in order to understand the arrears of salary concept. So we say that arrears of salary will be taxable on received basis in the financial year in which it is received, in case it is not taxable on due basis in the previous year to which it relates to. ठीक है, ये हमने concept अभी पढ़ा था. तो एक question है, let's understand this whole concept with this question. So Mr. X, an employee in ABC company, getting salary of 15,000 rupees per month. He gets bonus of 1 month salary. In the month of March 2020, he received arrears of 2 months salary of previous year 2018-19. Calculate his gross salary for the year 1920 assuming that. So there are two cases. First case is arrears were taxable in previous year 18-19 on due basis. ठीक है, कि जैसे ही ड्यू हुई थी वो आपके उसी साल में टैक्स हो गई थी आपकी सैलरी, और अभी जो आपको रिसीव्ड हुई है वो ऑलरेडी पुराने साल टैक्स हो चुकी है. एक है कि एरियर्स आपके जो सैलरी जहां बिलोंग करती है उस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स नहीं हुई है ऑन ड्यू बेसिस, क्योंकि आपका सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज कहता है कि सैलरी इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, तो रिसीव तो अर्लियर है ही नहीं क्योंकि रिसीव्ड आपका अगले फाइनेंशियल ईयर में हुआ है. तो क्वेश्चन आता है ड्यू. अगर वो ड्यू बेसिस पे हो गई है तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, और अगर नहीं हुई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. So these are the case 1 and 2. So first is basic salary. So 15,000 into 12 in case of first assumption. First assumption और second assumption दोनों में आपकी basic salary for the current year will be 15,000 per month. So 15,000 into 12. दोनों cases में आपके यही रहेंगे. So this will be 1,80,000 in both the cases. Then bonus is of 1 month salary. So 1 month salary is 15,000. ये भी आपका एरियर्स से कोई लेना देना नहीं है. So it is same in both the cases. Then comes the question of arrears of rent. So arrears आपके जो receive हुए हैं that is of 2 months salary means 15,000 into 2 that is 30,000. So case 1 में they were already taxable in previous year 18-19 on due basis. तो अगर वो टैक्सेबल ऑलरेडी हो चुके हैं तो हम इस साल उनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ड्यू बेसिस पे ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुके हैं. इन द सेकेंड केस दे वर नॉट टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, इसलिए हम उनको रिसीट बेसिस के केस में केस 2 में ऐड करेंगे. इन शॉर्ट आपको जो भी इनकम मिलती है वो आपको देखनी पड़ेगी. अगर वो प्रीवियस ईयर में हो गई है तो आप करंट ईयर में उसको ऐड नहीं करोगे. अगर प्रीवियस ईयर में नहीं हुई है तो आप करंट ईयर में उसको ऐड करोगे. तो इसलिए आपके सेकेंड केस में ये ऐड हो गई है दैट इज 30,000 दैट इज 15,000 into 2 एंड दिस इज योर ग्रॉस सैलरी. केस 1 में वो ऑलरेडी ड्यू बेसिस पे हो गई थी तो दिस इज ओनली फॉर द करंट ईयर, बट इन केस 2 एरियर्स हैव बीन एडेड. क्लियर है सबको? इतना क्लियर टू एवरीवन? Any doubts to anyone? Clear, ma'am. Okay. Now there is one more question arise that suppose in this case the tax slab of the employee is not changing much. 1,95,000 से 2,25,000 हो गई, मतलब दोनों आपकी 2.5 लाख से तो कम ही आ रही है आपकी ग्रॉस सैलरी. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर आपके एरियर्स आते हैं और आपके जब वो ऐड हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 5 लाख रुपए की कोई सैलरी थी और वो पुराने साल वो ड्यू थी बट वो नहीं टैक्स करी गई और वो इस साल एकदम से आ जाती है, और मेरा स्लैब रेट फॉर एग्जांपल अभी तक मैं बस 5% स्लैब रेट पे थी और मेरा एकदम से उसकी वजह से मैं 20% वाले स्लैब रेट पे पहुंच जाती हूँ क्योंकि मेरी एरियर्स आ गए,
तो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम बढ़ गई और मेरा स्लैब रेट इंक्रीज हो गया और मेरा टैक्स एकदम से बहुत ज्यादा बन गया। तो इस केस में जो गवर्नमेंट वो क्या कहती है कि आपके केस में अगर ऐसा कभी कुछ होता है कि आपको कोई एरियर्स मिलते हैं पुराने और वो इस साल की इनकम में ऐड होने के बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम आपको रिलीफ दे देंगे अंडर सेक्शन 89(1) and this is for the arrears of salary. This is also given in case of advance of salary also. एरियर्स हो चाहे एडवांस हो, अगर आपकी इनकम की वजह से एकदम से ऐड होने की वजह से अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो जितना भी अभी कुछ स्टेप्स हैं विच आई टेल यू, उसका जो डिफरेंस होता है वो आपको रिलीफ में मिल जाता है अंडर सेक्शन 89(1). और ये अगर आपको लेना है तो आपको एक सेपरेट फॉर्म दैट इज 10E यू हैव टू फाइल टू दी income tax authorities and you have to state कि this was the reason, this was my salary without arrears, this is now my salary after arrears, this is the tax difference which I need to pay now. ऐसे करके आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है which you have to fill to the income tax authorities, उसके बाद ये रिलीफ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला है let's just do this with the help of an example. First I'll just tell you all the steps. So first step says that you have to calculate tax payable on total income including arrears in the year in which it is received. So this is for the current financial year in which you have received the arrears. So first you have to calculate the tax payable on total income including the arrears. Okay. दूसरा same you have to calculate the tax payable on total income excluding the arrears. ठीक है, पहला इंक्लूडिंग एरियर्स है फिर एक्सक्लूडिंग एरियर्स है। दिस इज फॉर द करंट ईयर्स और जो भी डिफरेंस होगा दिस इज योर स्टेप 3 कि आपको डिफरेंस निकालना है। फिर स्टेप 4 आपको क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का टोटल टैक्सेबल निकालो जिसमें आपका एरियर आपने इंक्लूड कर दिया है, इस जिस फाइनेंशियल ईयर से वो रिलेट करता था उसी में आपने इंक्लूड कर दिया है। फिर आप टैक्स पेबल निकालो इन केस उसी फाइनेंशियल ईयर में वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, फिर उसका डिफरेंस निकालो कि क्या डिफरेंस हो रहा है और जो लास्ट स्टेप होता है वो इन दोनों डिफरेंसेस का सब्ट्रैक्शन होता है। और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, स्टेप 3 - 6, मतलब जो करंट ईयर की टैक्स पेएबिलिटी का डिफरेंस है वो माइनस होगा, उससे माइनस करेंगे पुराने साल की टैक्स पेएबल का डिफरेंस। अगर वो पॉजिटिव है तो रिलीफ मिलेगा, अगर वो नेगेटिव है रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हमेशा करंट ईयर का डिफरेंस माइनस होगा प्रीवियस ईयर के डिफरेंस से। ठीक है, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। मिस्टर ए हैज टोटल इनकम ऑफ ₹6 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। ठीक है, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए उसकी 6 लाख की टोटल इनकम थी। असेसमेंट ईयर 2021 and he received arrears of 1,50,000 for financial year 18-19। ठीक है, पिछले साल का उसको सैलरी एरियर मिला 1,50,000। The total income for the financial year 18-19 is 7 lakh rupees. So आपका जो पुराना साल था उसकी इनकम थी 7 लाख। Now step 1, step 1 क्या कहता है, you have to calculate the tax payable on the total income of the current year including the arrears of salary। ठीक है, so I'm just opening one Excel file। okay, so in this case हमारा टोटल इनकम क्या है, केस एरियर्स आर इंक्लूडेड, हमारी टोटल इनकम हो गई 6 लाख प्लस 1,50,000, so 7,50,000। ठीक है, दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, हमारा टैक्स स्लैब क्या कहता है, अप टू 2,50,000 हमारी टैक्स लाइबिलिटी है निल, राइट, याद है सबको। देन 2,50,000 टू 5 लाख हमारी इनकम लाइबिलिटी है 5%, राइट, एंड 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख पे इनकम लाइबिलिटी है आपकी 20%, एंड सॉरी इट इज 5 लाख टू 10 लाख, it is 5 lakh to 10 lakhs, and then above
10 lakhs, उस पे है आपकी 30%, राइट? यही आपका टैक्स स्लैब रेट एंड इट इज सेम फॉर बोथ द इयर्स, 1920 का भी और 1819 का भी, कोई स्लैब रेट्स में आपके चेंज नहीं आए। सो अगर मैं देखूं, अगर 7,50,000 का मुझे निकालना है तो 2,50,000 तक इट इज नील। नेक्स्ट 2,50,000, सो फर्स्ट 2,50,000 it is nil. Next 2,50,000 multiply with 5%. So this मैं पूरा ही लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। So 2,50,000 multiply with 5%, ठीक है? ये हमारी 2,50,000 पे आ गई। अब हमारा 5 लाख तक तो हो चुका है क्योंकि पुराना 2.5 लाख पे नील था, 2.5 लाख पे 12,500 है। बाकी कितना बचा मेरा? 2.5 लाख और बच गया। तो 2.5 लाख और बच गया और उस पे कितनी है मेरी? 20%। टोटल आ गई मेरी 62,500। ठीक है, अब इस पे मैं लगाऊंगी अपना सेकेंडरी, अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर का जो आपका रेट है, दैट इज 4%, राइट? सो दिस विल बी दिस मल्टीप्लाई विद 4%। ये हमारा एजुकेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है ना, ये 4% हो गया। तो मेरी टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया? 62,500 एंड 2,500, 65,000। ठीक है? सो अगर मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर में एरियर्स इंक्लूड होता है तो मेरी टैक्स पेबल आता है 65,000। सो दिस इज 65,000। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हमारा कहता है कि करंट ईयर का ही बिना एरियर्स कितना बनता है। तो विदाउट एरियर्स मेरी इनकम कितनी होती है? ओनली 6 लाख रुपीज। सो 6 लाख, अगेन 2.5 लाख पे नील, अगेन 2.5 लाख पे 5% और बचा कितना है? 1 लाख इन दिस केस। हमारा टोटल आता है 32,500, उस पे 4% का हमारा क्या लगा? एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मेरी एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी है? 33,800। दिस स्टेप इज आल्सो डन। दिस इज फॉर द करंट ईयर। Now we have to find out the difference between step 1 and step 2. So 65,000 minus 33,800 is 31,200. So ये difference हमारा कैलकुलेट हो गया। Now the next calculation. इसको कहते हैं कि अब पुराने साल का अरियर्स ऐड करके और फिर अरियर्स एक्सक्लूड करके। सो हमारे पुराने प्रीवियस ईयर 18-19 की क्या थी इनकम? 7 लाख रुपीज। अगर मैं इसमें एरियर्स ऐड कर दूं तो कितनी बनेगी? 8,50,000। सो नाउ सपोज मेरी इनकम है 1000 ईयर 18-19। सो फर्स्ट अगेन 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख पे 5% और बचा कितना है फिर आपका? 3,50,000, राइट? टोटल आपकी 8,50,000 है तो बचा 3,50,000। अब आपका आ रहा है 85,800। सो सॉरी, इट इज 2.5 लाख पे नील, या सो इट इज रॉन्ग, मैंने ही गलत लिख दिया शायद। 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, फिर बचा 3.5 लाख, राइट? तो 3.5, ठीक है। सो इट इज 85,800। सॉरी बच्चे, यहाँ पे आई हैव टू जस्ट मेक अ करेक्शन। इट is 85,800, right? This is for 8,50,000. Next है हमारा 7 lakhs. So 7 lakh पे कितना आ रहा है? So now this is 7 lakhs. तो 7 लाख, 2.5 लाख पे नील, देन 2.5 लाख और यहाँ पे आ गया हमारा 2 लाख। अब हमारी आ रही है 54,600। This is correct, 54,600. Now you have to subtract 85,800. So 85,800 minus 54,600. So 31,200 is your difference. So 31,100. So the amount of relief in this case will be 0.
it is nil क्योंकि it is same. Right? There is no change. मैम हमने 85,000 से क्या डिडक्ट किया मैम? क्या बेटा? 85,800 से हमने क्या डिडक्ट किया मैम फोर्थ स्टेप में? हमने कुछ डिडक्ट नहीं किया, हमने तो बस अभी टैक्सेबल इनकम निकाली है. जब मेरी 8,50,000 है मेरी टैक्सेबल इनकम, तो 2.5 लाख पे नील लगा, अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद 3.5 लाख पे आपका लगा 20%. तो 20% के बाद आपकी टोटल इनकम कितनी आई? 82,500. उस पे आपका लगा 4% सेस. So 85,200. In this case, the amount of relief is nil. इसका रीजन है nil इस वजह से है because your slab rates were different. अगर slab rates बढ़ जाते ना तो आपका केस में अलग क्वेश्चन आ जाता. मैंने पता नहीं किस तरीके से कैलकुलेशन करी थी जिससे कम आके आपका अमाउंट बन रहा था. बट अगर आपका यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये 7 की जगह जो करंट ईयर है, जैसे अगर सपोज यहाँ 1.5 लाख की जगह आपको 5 लाख का कुछ एरिया मिल रहा होता और आप 30% टैक्स लाइबिलिटी में एकदम से पहुंच जाते, तो उस केस में आपका रिलीफ आ जाता. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका रिलीफ नहीं आया है, बट आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर. आपको स्टेप सारे समझ में आ गए कि फर्स्ट फॉर करंट ईयर आपको निकालना है विद एरियर्स, विदाउट एरियर्स, देन यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस. देन फॉर द प्रीवियस आल्सो यू हैव टू कैलकुलेट the total tax payable including arrears, excluding arrears, and then again you have to find out the difference. और जो ये step 3 और step 6 का difference है, ये आपका relief होगा. So in this case there is no relief because you have not entered into the different slab rate. आप 20% slab rate में ही रह गए. अगर आप 30 में पहुंच जाते ना तो आपका question शायद change हो जाता. Steps clear है सबको? कंसेप्ट क्लियर है, स्टेप क्लियर है, क्योंकि ये रिलीफ वाला कंसेप्ट और भी आगे जाके आएगा आपका. अभी कंसेप्ट इज क्लियर? यस मैम. चलो, शुड आई मूव नाउ? हेलो. So next concept is your place of accrual of salary income. And if you remember, this we have already discussed under your residential status when we were discussing about the incidence of salary, जिसमें हम इंडियन इनकम एंड हमने फॉरेन इनकम सीखा था, जिसमें हमने एक कंसेप्ट ये भी सीखा था, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. रिमेंबर, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया में आपका सैलरी था कि इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, इट विल ऑलवेज बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. चाहे सैलरी पेमेंट आपकी बाहर होती हो, बट इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, सो इट मींस इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. और जैसे ही डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होता है, इट बिकम्स एन इंडियन इनकम which is taxable in all the cases irrespective of the residential status. तो ROR, NR, NOR तीनों के केस में आपकी सैलरी इनकम is always taxable. But there are certain exceptions to this rule and certain exceptions are summarized in the table below. So ध्यान से सुनना. Who is employee? Employee is an Indian citizen, not foreign citizen. Okay? इंडियन सिटीजन है, चाहे वो आपका रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो. ठीक है, आपका इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एम्प्लॉयर. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी सैलरी पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है इंडियन सिटीजन को, जो कि अपनी सर्विसेज कहाँ रेंडर कर रहा है? आउटसाइड इंडिया. ये कंसेप्ट में वैसे आपको उसमें उस टाइम पे भी डिस्कस किया था कि जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इंडियन सिटीजन को पेमेंट दे रही है, सैलरी पेमेंट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सैलरी इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. ठीक है, ये आपके एक स्टेटमेंट वहां पे भी डिस्कस हुई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर, तो यूजुअली आप ये एम्बेसीज के से रिगार्डिंग हुई थी कि अगर आप सर्विसेज बाहर दे रहे हो, सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एम्प्लॉयर एंड ही इज द गवर्नमेंट इज पेइंग द सैलरी, in that case it will be deemed to accrue or arise in India, irrespective of the fact that services are rendered outside, irrespective of the fact that services salary payment is received outside. It will always be considered as deemed to accrue or arise in India and it will be taxable in
case irrespective of the salary, irrespective of the residential status. तो सैलरी के केस में होगा, but allowances और perquisites are exempted. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंडियन सिटीजन्स को फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी अलाउंस या पर्क्विजिट देती है तो वो एग्जेम्प्टेड है. ये वाली स्टेटमेंट दोबारा रिपीट होगी जब आप अलाउंसेस करोगे, और ये चीज आप दोबारा पढ़ लेना, वीडियो में भी है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है अलाउंसेस की, उसमें ये पॉइंट भी है कि अगर गवर्नमेंट इज पेइंग टू द इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया तो ऑल अलाउंसेस विल बी एग्जेम्प्टेड. ठीक है, ओनली सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, अलाउंसेस नहीं. और दिस सैलरी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंसेस, दीज टू. अलाउंसेस और पर्क्विजिट्स नहीं है इसमें इंक्लूसिव, दीज आर सेपरेट. देन नेक्स्ट इज नॉन रेजिडेंट. सो दिस इज केस 2. और नॉन रेजिडेंट क्या है? अदर देन केस 1 अबव, अदर देन केस 1 सिटीजन नहीं है वो. ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन रेजिडेंट है, चाहे कोई भी एम्प्लॉयर हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट, वेदर इट्स प्राइवेट, वेदर इट्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकेलिटी, whosoever, whatever, whosoever is the employer, if the services are outside India, it will not be taxable in India because he is the foreign resident, foreign citizen. Whosoever is the employee, if the services are outside India, nothing will be taxable in India for him in case of non-resident. But in case the person is resident and ordinarily resident, irrespective of the fact whether he is Indian citizen or foreign citizen, if the person is ROR, then whosoever is the employer, wherever the services are rendered, it will always be taxable in India. In case of ROR, याद है जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स किया था उस टाइम ये था कि फॉरेन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल टू ROR. रिमेंबर दैट पॉइंट? तो ये वही केस है. It is always taxable whosoever is the employer and wherever the services are rendered. In case of ROR, foreign income is always taxable. क्योंकि अगर बाहर रिसीव होगा तो foreign income बन जाएगी ना, but ROR के केस में तो ये हमेशा taxable है. So these are the 3 exceptions to this general rule which says that if services is rendered in India, then salaries are deemed to accrue or arise in India. So these are the 3 exceptions to it. Clear to everyone? Should I move? चलिए आगे चले. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, which will give you the taxable salary or the income from salary or income under the head salary. So what all are the deductions which are allowed from gross salary? So in short, there are 3 main deductions which are allowed under section 16 subsection 1 clause 1A. okay, initially क्या था, पहले ये फाइनेंशियल ईयर आपका आई थिंक 2-3 साल पहले से ही शुरू हुआ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर से अलाउड कर दी है. इससे पहले तक इट वाज ओमिटेड. उस टाइम आपके एक्ट से ही ओमिट कर दिया था कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी. आपको जो डिडक्शंस मिलेंगी अंदर ही पार्ट्स के एग्जेम्पशंस मिलेगी या एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स की मिलेगी. कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है. जैसे आपको याद है ना, आपके हाउस प्रॉपर्टी में भी देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%. बट 2-3 साल पहले से अब गवर्नमेंट ने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया है दैट एम्प्लॉइज विल गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड देयर इज प्रोफेशनल टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स. सो ये इन शॉर्ट आपकी 3 मेन डिडक्शंस है जो हर बारी आपकी ग्रॉस सैलरी में से सब्ट्रैक्ट होगी. But you have to check the circumstances whether it is applicable for a particular employee or not. ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपकी सबको मिलती है irrespective of the nature of employment, but entertainment और professional tax में there are some limits. ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने बता दिया, it is 50,000 rupees or the amount of salary whichever is lower. ठीक है, this is entertainment allowance.
This is given under section 16 subsection 2. So this is a special allowance given by the employer to meet various expenses on hospitality of the business customers or business clients. जो आपके entertainment allowances होते हैं, ये आपका employer अपने employee को इसलिए देता है because employee को certain cost bear करनी पड़ती है in order to enter business customers or clients. उनकी hospitality में जो खर्चा लगता है उससे regarding वो allowance देता है. This allowance is fully added in gross salary for all employees, irrespective whether the person is government employee or non-government employee. ठीक है, तो एंटर अलाउंसेस ग्रॉस सैलरी में तो ऑल बेस, ठीक है, अभी इनको बोला जाता है फुल्ली टैक्सेबल में. आप देखोगे एंटरटेनमेंट अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल में, क्योंकि हमेशा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अलाउड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. सो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सिर्फ उन्हीं के केस में डिडक्शन अलाउड है इन केस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. प्राइवेट एम्प्लॉइज के केस में नहीं है. आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है. So if you see this table below, so this is in case of government employee and this is in case of basic salary, same. Entertainment allowance again will be added both in both the cases. Gross salary is the sum of basic salary and entertainment allowances. So this is also same in all the cases. But deduction under section 16(2), that is entertainment allowance, will be only in case of government employees, but not in case of non-government employees. Then your taxable salary. So in case of government employee, if the same information, same data is given, then the taxable salary will be lower as compared to the non-government employees. Clear? Then next, what is the limit of the deduction? So the deduction allowed is least of actual amount of entertainment allowances granted during the year by the employer, जो actual उसको दिए entertainment allowances, या फिर ₹5,000. This 5,000 is not a per month or a per annum limit. It is a maximum limit. So 5,000 is the maximum limit which will be given, or 20% of the basic salary. So इन तीनों में से जो भी आपका लीस्ट अमाउंट होगा, that will be given as under your entertainment allowance. ठीक है, एक आपका एक्चुअल हो गया, एक आपका 5,000 हो गया और एक हो गया आपका 20% ऑफ बेसिक सैलरी. तीनों देखने हैं, कैलकुलेट करने हैं, और जो लीस्ट अमाउंट होगा वो आपका डिडक्शन होगा. एंड दिस बेसिक सैलरी इज बेनिफिट्स एंड अदर पर्क्स. ठीक है, ये बेसिक सैलरी में कोई भी अलाउंसेस नहीं होंगे, कोई भी बेनिफिट्स नहीं होंगे, कोई भी आपके अदर पर्क्स नहीं होंगे. There is important notes regarding this. The amount actually spent by the employee towards entertainment out of the entertainment allowance received is not taken into consideration. कि वो कितना एक्चुअल में स्पेंड कर रहा है या वो कितना सेव कर रहा है वो कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना. आपको बस इन 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे कैलकुलेट. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग employees of statutory corporation and local authority, entertainment allowances is notable. This I have already explained. This is okay. So central government employees and state government employees. Sumptuary allowances has to be treated as entertainment allowances. So this is the another name of entertainment. Entertain the business customers or clients. तो सेम ही है. अगर अब ऐसे नाम डिफरेंस हो जाए तो कंफ्यूज मत होना. This is entertainment allowance. So let's understand this with the help of an example. So Mr. X, an employee in basic salary, getting salary of ₹40,000 per month. Dearness allowance is 25% of basic salary. He gets bonus of 2 months salary. Entertainment allowance is ₹9,000 per month. Calculate his taxable salary assuming that case 1 he is a government employee and he is not a government employee. तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. पहला है आपका सैलरी, so according to 4,80,000 in all the cases, both the cases.
then dearness allowance is 25% of your basic salary. Basic salary कितना था? 4,80,000. So 4,80,000 into 25%. So 1,20,000 is your DNS allowance. Then bonus is 2 months salary, so 80,000 in both the cases. Entertainment allowance is 9,000 per month. So 9,000 into 12 is 1,08,000. अरे मैं ऐड क्यों नहीं किया? एक सेकेंड. सॉरी इसमें ऐड करूँ तो ये आएगा. जैसे मेरा एंटरटेनमेंट अलाउंस इज ऑलवेज एडेड. सो 9,000 into 12 that is 81,000. So 9,000 into 12 is 1,08,000. So 1,08,000 will be added in both the cases. Right? यहाँ तक everything is same. उसके बाद you have to compute your gross salary, which is the sum of this. So just add it up. So it is 1,08,000 plus 6,80,000. 7,88,000. So this is 7,88,000 in. आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा पहले ऐड है, उसके बाद आपका वो सब्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट है आपकी डिडक्शन. सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) सबसे 16(1) क्लॉज 1A. सो दिस इज 50,000 इन बोथ द केसेस, क्योंकि ये आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो. अब इसमें आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. उसमें खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है, नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में नहीं है डिडक्शन. तो ये तो डायरेक्ट आप फेल हो जाएगी. इस केस में इट इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज एक्चुअल. एक्चुअल कितना है आपका? 1 लाख. मैक्सिमम लिमिट 5,000. 20% ऑफ बेसिक सैलरी. सो बेसिक सैलरी इज 4,80,000 into 20%, 96,000. So the least among three is 5,000. So 5,000 is given as a deduction. The salary is 6. In this case, it is. This will be 7,88,000 minus 55,000. So it will be 7,33,000. In this case, it will be 7,38,000. क्लियर है सबको इतना? किसी को डाउट है एंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई भी? $6,80,000 तो नहीं आ रहा है. क्लियर है गितेश? अब टैक्सेबल सैलरी इन केस द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज अलाउड एज अ डिडक्शन. क्लियर टू एवरीवन? जी मैम, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस में 1,08,000 है, मतलब जितना भी स्पेंड किया है हम वही पहले दिखाएंगे, फिर डिडक्शन होंगे ना? स्पेंड नहीं किया, जितना मिला है, जितना एम्प्लॉयर दे रहा है ना. जैसे इस केस में एम्प्लॉयर 9,000 रुपीज पर मंथ दे रहा था, तो पूरा का पूरा अलाउंस आएगा आपका. आपको कितना स्पेंड कर रहे हो, कितना आप सेव कर रहे हो, इट विल नॉट बी टेकन इनटू एनी कंसिडरेशन. जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, दैट विल बी फर्स्ट एडेड इन योर ग्रॉस सैलरी, एंड ग्रॉस सैलरी के बाद इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2.
ऐड होने के बाद डिडक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। ऐड Okay, तो ma'am. दोनों के केस में होगा, वो आई जस्ट मिस्ड आउट, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, क्लियर? एनी मोर डाउट्स? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट डिडक्शन? चलो, next is your professional tax and employment tax, which is given under section 16 subsection 3. So this is a special tax which is levied by state government and not central government. It is charged for developing and maintaining various infrastructure facilities. So any amount of professional tax, employment tax paid on or before 31st March of the financial year will be allowed as deduct. So any amount which is paid, so it is on paid basis, not on due basis. So whatever amount you have paid before 31st March of the financial year, it will be allowed as deduction under section 16 subsection 3. So if employer pays professional tax, employment tax on behalf of employee, अच्छे से पढ़ना है इसको, अगर employer is paying the professional tax, employment tax on behalf of the employee, then this tax will be first added in gross salary and then deduction will be allowed from gross salary. ये ना एक टैक्स का कंपोनेंट बता रहे हैं आपको, दिस इज एन एडिशनल टैक्स, ये आपकी ग्रॉस सैलरी का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन हु इज अर्निंग दिस इनकम ऑफ सैलरी and in case he is paying either the professional tax or the employment tax to the state government, then he can claim a deduction of that tax amount from his gross salary, ठीक है। अगर इन केस आपके क्वेश्चन कहता है कि द एम्प्लॉयर हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, then you have to add to the computation of your gross salary. Why? Because employer is paying on your behalf, so whatever amount is paying by him to the government is actually added in your salary, क्योंकि आपको पे करना था, वो आप नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ठीक है, आप एम्प्लॉयर का पहले ऐड कर दो ग्रॉस सैलरी में, फिर डिडक्शन ले लेना हमसे, बट एज अ प्रोसेस आपको पहले वो ऐड करना पड़ेगा, कि आप एम्प्लॉयर से ले रहे हो तो ये आपकी इनकम है, जो भी आप ले रहे हो उससे टैक्स, वो आप ऐड कर देना, उसके बाद आप डिडक्शन ले लेना, भले ही आपका नेट इम्पैक्ट आपका सेम ही रहे है कि आपने जो पे किया था, जो ऐड हुआ है, जो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया था, ऐड होके फिर सब्ट्रैक्ट हो गया है, बट स्टिल आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसेस यही है कि एम्प्लॉयर चाहे कोई भी काइंड ऑफ मॉनेटरी पेमेंट दे या कोई भी काइंड ऑफ बेनिफिट दे एम्प्लॉय को, वो हमेशा आपकी सैलरी कंप्यूटेशन में आता है, ठीक है। तो अगर वो प्रोफेशनल, भले वो एक टैक्स दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, बट वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे दे रहा है, तो इट विल बी एडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ योर ग्रॉस सैलरी and then it will be allowed as a deduction under section 16 subsection 3. Clear? Let's understand this with the help of this example. Mr. X is working in ABC company in Noida, getting salary of rupees 75,000 per month. DA is rupees 25,000 per month. Entertainment allowance is rupees 10,000 per month. UP government charges professional tax of rupees 2,000 per month from him. Okay. Calculate his taxable salary on the following assumptions. So these are the 5 assumptions, और इन 5 assumptions के basis पे हमें calculate करना है कि उसकी salary कितनी होगी. So professional tax से पहले की calculation देख लेते हैं. So first is getting the salary of 75,000 per month. So 75,000 into 12. So 9 lakh rupees इसकी जो salary है, that is basic salary, it is same in all the 5 cases. Then dearness is 25,000 into 12. So this 3 lakh is also same. Then entertainment is 7 into 12. So 1,20,000. It is also same. और entertainment allowances की, since he is working in ABC company, so it will not be allowed as deduction, because this is not a government company, this is a private company, right? Next,
केसेस आ गए। अब आपके प्रोफेशनल टैक्स आ गया 2000 रुपीज पर मंथ। अब 2000 रुपीज में पहले तो इसी ने सारा पे किया है, एक ही जगह है जहां पे इसकी कंपनी ने पे किया है। दैट इज केस नंबर 4 वेयर एबीसी कंपनी पेज प्रोफेशनल टैक्स ऑन हिज बिहाफ ऑन 31st March 2020। सो एबीसी कंपनी ने केस 4 में स्पेंड किया है, तो मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी में सिर्फ केस 4 के केस में आपका प्रोफेशनल टैक्स ऐड होगा, दैट इज 2000 रुपीज इंटू 12, दैट इज 24,000। इसके अलावा सारे केसेस में इसने खुद से पे किया है, तो कुछ भी आपका ग्रॉस सैलरी की कॉम्प्यूटेशन में नहीं आएगा। ओके, तो ये सारा क्लियर था आपका। 9 लाख, 3 लाख, 1,20,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज ओनली इन द केस ऑफ 4, क्योंकि इसके अलावा वो किसी में भी नहीं उसने पे किया एम्प्लॉयर ने। अब आप ग्रॉस सैलरी यू कैन एड अप, तो सबकी आपने ग्रॉस सैलरी निकाली, सबकी सेम है अपार्ट फ्रॉम योर केस नंबर 4, सिर्फ उसी में ऐड हुई है। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद आती है आपकी डिडक्शंस। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 subsection 1 clause 1A, it is 50,000 in all the cases, in all the 5 cases। तो इन सब में ये क्या है, 50,000 सब में से सब्ट्रैक्ट हो गई। Then deduction under section 16 subsection 2, that is entertainment allowance, it will be nil because in a private company employee, not a government employee। Then आती है आपकी थर्ड वन। अब ये हम बाय केस सीखते हैं। सो फर्स्ट केस है he pays professional tax on 31st March 2020। ओके, तो हमारा जो रूल है वो ये कहता है जो भी अमाउंट पे किया है बिफोर 31st March of the financial year, it will be allowed as deduction। So in this case the entire amount, sorry this is 2000 per annum है बेटा, it is wrong, this is per annum, पूरे साल का 2000 रुपए। So in this case the entire 2000 rupees will be allowed as deduction in case number 1, the entire 2000 rupees। The next is he pays professional tax on 2nd April 2020। Now my previous year is 1920 and he is paying the amount on in April 2020। So in this case nothing is paid for 31st March, so nothing is allowed as deduction। So in this case 2000 will not be allowed as deduction। Third case, pays professional tax on 31st March 2020 and remaining half on 2nd April 2020। So in this case, before 31st March 2020, so half is 1000. So 1000 will be allowed as deduction and the remaining 1000 will not be allowed as deduction। ठीक है, क्योंकि आपका पेमेंट बेसिस पे है और दैट इज बिफोर 31st March ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिफोर या ऑन 31st March। ठीक है, देन फोर्थ केस में था कि एबीसी कंपनी ने पे किया, तो वी हैव ऑलरेडी एडेड दिस इन द ग्रॉस सैलरी एंड इट इज पेड ऑन 31st March, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, क्योंकि 31st March से पहले पे हो गया, so हो गया तो अलाउड है डिडक्शन। देन he has paid rupees 6,000 as professional tax, which includes rupees 2,000 for previous year 18-19, 1,000 for the current year 19-20, and 2,000 for the financial year 2021। Since this concept is on paid basis, so the entire 6,000 will be allowed as deduction। It is not on the basis of due, it is on the basis of paid। So if he has paid the amount, whether it is for the previous year, whether it is for the current year, or whether it is for the future year, it is immaterial। Whatever the amount he has paid, it will be allowed as deduction। So 6,000 will be allowed as deduction under this professional tax। Okay, so first 2,000 entire, in this nothing, then half of the amount, then case 4 में employee किया था full amount, and this the entire 6,000। So this is your taxable salary। Clear? Clear? सबको clear है professional tax? Any doubts to any? 12,41,000। थोड़ा सा difference है प्रिया। Clear to everyone?
Case 5, please explain again. प्रोफेशनल टैक्स वाला केस एक्सप्लेन कर रही हो, खाली प्रोफेशनल टैक्स बताओ। Professional, ma'am. आपकी जो ये प्रोफेशनल एम्प्लॉय टैक्स होता है ये आपकी लगाती है स्टेट। वो होते हैं चाहे प्रोफेशनल इनकम ले रहे हो, उन्होंने अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट किया है उससे, दैट मींस पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सॉरी, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है, ठीक है। वो जो टैक्स वो पे करते हैं, वो टैक्स क्यों लेते हैं? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के अपने खर्चे होते हैं, दे हैव टू मेंटेन द सिटी, दे हैव टू डेवलप स्टेट, दे हैव टू डेवलप द स्टेट, they have to make certain kind of infrastructures, amenities, इन सब के लिए they charge a tax। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय, अगर कोई ऐसा टैक्स पे कर रहा है टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो आपकी गवर्नमेंट कहती है कि वो टैक्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर ग्रॉस सैलरी, क्योंकि आपकी इनकम के बेसिस पे आप डिडक्शन ले रहे हो ना। तो अगर आप ऐसा है तो आप डिडक्शन ले लो, बट उस केस में क्या है कि इट विल ऑलवेज बी ऑन पेड बेसिस। जब भी आप पे करोगे ना, आपको उस फाइनेंशियल ईयर में इसकी डिडक्शन मिलेगी, बट पेमेंट हमेशा देख लेना कि आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर होनी चाहिए, मतलब 31 मार्च से पहले होनी चाहिए। अगर वो 31 मार्च के बाद है तो वो उस फाइनेंशियल ईयर में लाई नहीं करेगी और आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो आपका बोलते हैं नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। एक दूसरी आपकी आती है कि व्हाट इफ एम्प्लॉय हैज not paid it but the employer on his behalf has, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे भेजा है, अगर टैक्स पे किया है, तो उसमें कहते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स पहले ऐड होगा आपकी कंप्यूटेशन में, दैट इज दिस इन दिस केस नंबर 4। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी की डेफिनेशन ये कहती है कि चाहे कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट, कोई भी मॉनेटरी अमाउंट, कोई भी नॉन मॉनेटरी अमाउंट, मतलब कुछ भी, अगर कोई भी चीज आपके एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है तो वो ग्रॉस सैलरी का कॉम्पोनेंट है। तो इन दिस केस मॉनेटरी बेनिफिट है ना, कि कुछ 2000 रुपए थे जो एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे कर दिए, तो वो एक्चुअल में आपकी इनकम में जुड़ने चाहिए ना, क्योंकि 2000 आपको ऐसा थोड़ी है कि उसने पे कर दिया एंड यू आर सेट ऑफ। आपकी पहले ग्रॉस सैलरी में वो ऐड होगा 2000 रुपीज, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयर ने दिया है। उसके बाद सेम यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, या वहां से डिडक्शन ले लोगे, आपका नेट इफेक्ट विल बी नील, बट you have to show this amount, that is professional tax, in your computation of gross salary because this is given by your employer। अगर कोई भी एम्प्लॉयर ने नहीं किया है तो किसी और केस में वो ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सैलरी का एक्चुअल में कंपोनेंट है ही नहीं। ये आप स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे कर रहे हो, दैट इज योर प्रोफेशनल टैक्स और योर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो अगर आप कुछ ऐसा पे कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको डिडक्शन दिया अंडर सेक्शन 3। बट सिर्फ यही एक चीज है कि अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो आपकी भाई ग्रॉस सैलरी में वो ऐड होगा, फिर आप डिडक्शन ले लेना। सो इसलिए आपका एग्जाम्पल में खाली केस 4 है जिसमें आपका ये ऐड हुआ है और सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसके अलावा सब कुछ पेड बेसिस पे आपका डिडक्ट हुआ है। अब केस 2 में आपका पेड ही नहीं हुआ था उस साल, अगले साल अप्रैल में पे हुआ था। एंड सिमिलरली इन केस 5 ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का एक ही बार इसने पे कर दिया, तो तीनों का एक साथ मिल गया, क्योंकि दिस इज ऑन पेड बेसिस, ठीक है। जब भी पे करोगे उसी साल आपको मिल जाएगा, चाहे आप कितना भी कर दो, चाहे आप कितने भी सालों का कर दो, सिर्फ उसी साल मिल जाएगा आपको डिडक्शन। क्लियर है आप? एनी डाउट्स टू एनीवन? क्लियर? मैम केस 4 का टोटल 12,70,000 आएगा। 12,70,000, यस। 2000, एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। सो आपका है इनिशियल है 13,22,000, so it's 12,70,000, right? So it is 12,70,000. Let me just correct it also, otherwise I just forget and I share my notes.
ठीक है, दिस इज डन। देन थोड़ा सा और बचता है बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की आज एक वीडियो शेयर कर लूंगी जिसमें बस ग्रेचुइटी की कंप्यूटेशन हम सीखेंगे, फिर सारे क्वेश्चन हम कल क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। Any doubts? No doubts. Let me just take your attendance.